हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को शोध अभिक्षमता से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण पदों के बारे में बताऊंगा जो परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं और जिनका हर परीक्षा में बहुत ही महत्व है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। देखिए, जैसे हमें देखना है एपीए, एमएलए, ये दोनों क्या है। देखिए, ये देखिए कि किसी भी पुस्तक, किसी भी ग्रंथ, किसी भी रचना को लिखने के लिए प्रारूपण की शैलियां हैं, यानी जिनका इस्तेमाल किया जाता है कि कैसे संदर्भ दिया जाएगा, कैसे किसी पुस्तक की बिब्लियोग्राफी लिखी जाएगी, है ना, किसी भी पुस्तक में टाइटल कैसे लिखा जाएगा, ये सारी चीजें ये बताता है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे शोध शुद्धि। उसके बाद देखेंगे शोध शुद्धि, यानी इसका मतलब है कि रिसर्च में किस प्रकार से सुधार किया जाए, किस प्रकार का इनोवेशन किया जाए कि रिसर्च बहुत बेहतर हो, बहुत अच्छा हो। उसके बाद फिर देखेंगे कि शोध में आईसीटी का उपयोग। ठीक है, शोध में आईसीटी का उपयोग। फिर उसके बाद अंत में देखेंगे कि शोध में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण संक्षिप्त शब्द। शोध में महत्वपूर्ण कुछ संक्षिप्त शब्द, ये सारी चीजें आज आप इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कि इन सब चीजों को हम लोग ये क्या है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले शोध में आईसीटी का उपयोग। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग कि शोध में आईसीटी का उपयोग। ठीक है, देखिए कि आजकल आधुनिक युग में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो आईसीटी से संबंधित नहीं है, यानी जिस क्षेत्र में आप देखेंगे वहां हर जगह आईसीटी का प्रयोग बहुत तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि आईसीटी के प्रयोग से ये सारी चीजें जो है बहुत आसान हो जाती हैं, समय की बचत होती है, धन की बचत होती है और ये चीजें बहुत बेहतर हो जाती हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से शोध के क्षेत्र में भी आईसीटी का उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। तो देख लीजिए कि शोध में आईसीटी का उपयोग बहुत व्यापक है। इसके बिना आज एक वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना की कल्पना करना मुश्किल है। देखिए, यहाँ भी क्या है कि आईसीटी का उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। कई शोध अध्ययन कंप्यूटर और विशेष रूप से आईसीटी के उपयोग के बिना नहीं किए जा सकते, जहां पर जटिल संगणना, डेटा विश्लेषण और मॉडलिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, कई कामों में इसकी जरूरत पड़ती है। वैज्ञानिक शोध में कंप्यूटर का उपयोग अध्ययन के सभी चरणों में किया जाता है, यानी वैज्ञानिक शोध करना हो, कोई भी रिसर्च करना हो तो कंप्यूटर का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। देखिए, अभी इसके पहले क्लास में हम लोगों ने देखा कि शोध सिंधु, शोध गंगा, शोध गंगोत्री, है ना, ई विद्वान, ये सब क्या है, ये सब शोध में इस्तेमाल किए जाने वाले आईसीटी के उपयोग ही हैं, जिसका उपयोग किया जाता है शोध। ठीक है, तो देखिए अब कौन कौन से उपकरण हैं, कौन कौन से टूल्स हैं जो आपको रिसर्च में उपयोग किए जाते हैं। सबसे पहले क्या है, सांख्यिकी विश्लेषण उपकरण, यानी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टूल। इसमें देखिए एसपीएसएस इसका फुल फॉर्म है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टूल्स जो है एसपीएसएस। ठीक है, इसका देखिए क्या है, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, यानी यह एक ऐसा टूल्स है जिसका उपयोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में सांख्यिकी गणना करने के लिए किया जाता है। देख लीजिए, यह सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकी पैकेज है। एसपीएस का नवीनतम संस्करण जो है इस समय आईबीएम कंपनी के द्वारा लाया गया है, जिसका नाम क्या है, आईबीएम एसपीएसएस सांख्यिकी 20, यानी इसके पहले का जो सॉफ्टवेयर था वो क्या था, आईबीएम एसपीएस सांख्यिकी 19 था।
ठीक है। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यानी देखिए ये जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है, टूल्स बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है? IBM कंपनी के द्वारा। IBM कंपनी देखिए दुनिया की बहुत बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। तो ये कंपनी जो है इस टूल्स को बनाई है। इसके देखिए क्या क्या उपयोग है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। इसके द्वारा देखिए क्या होता है कि डेटा, दृश्य और परिवर्तन दृश्य प्रदान करता है, ठीक है। यानी यह क्या करता है कि शोध में डेटा को दृश्यात्मक बनाता है और परिवर्तनशील दृश्य प्रदान, यानी उसको फिर बदलाव भी करता है, ठीक। फिर देखिए सांख्यिकी निष्कर्ष निकालता है। फिर देखिए क्या सहसंबंध और प्रतिगमन विश्लेषण करता है। फिर विचरण का विश्लेषण करता है। गैर पैरामीट्रिक परीक्षण करता है। उसके बाद देखिए परिकल्पना जो होती है हाइपोथेसिस, उसका परीक्षण करता है। उसमें देखिए बहुत सारे परीक्षण के जो प्रकार हैं, जैसे टी टेस्ट, काई स्क्वायर, जेड टेस्ट, एनोवा, द्विदलीचर, यानी इन सबके उपयोग में इसको लिया जाता है। उसके बाद देखिए बहुभिन्न रूपी डेटा विश्लेषण जो है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। फिर आवृत्ति वितरण में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए लाइन, स्कैटर, बार, ऑगिव, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर विभिन्न प्रकार के ग्राफ का उपयोग करके डाटा एक्सपोजर किया जाता है। यानी इतना देखिए इसका उपयोग है, ठीक है। किस चीज के लिए है? सांख्यिकी के लिए, यानी सांख्यिकी विश्लेषण करने के लिए SPS सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये किस क्षेत्र में उपयोग होता है? सोशल साइंस में, यानी सामाजिक विज्ञान, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि SPS टूल्स का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, तो क्या कहेंगे? सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र, ठीक। और ये कैसा टूल्स है? तो सांख्यिकी विश्लेषण टूल्स है। फिर देखिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए कि डेटा विश्लेषण उपकरण, यानी डाटा एनालिसिस टूल्स, ठीक है। इसमें ज्यादातर क्या होता है? स्प्रेडशीट टाइप है। स्प्रेडशीट का मतलब है देखिए जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये सब जो देखेंगे आप लोग कंप्यूटर में, तो ये सब चीजें जो है स्प्रेडशीट के उदाहरण हैं। देखिए इसका क्या उपयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर अनुप्रयोग है जो एक पेपर वर्कशीट का अनुकरण करता है। यह कई कोशिकाओं को प्रदर्शित करता है, जो, ठीक है, यह कई कोशिकाओं को प्रदर्शित करता है जो एक पंक्ति और स्तंभों से मिलकर एक ग्रिड बनाते हैं। प्रत्येक कोशिका में अल्फा न्यूमेरिक पाठ या संख्यात्मक मान होते हैं। देखिए ये किसके बारे में बता रहा है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। आप लोग कंप्यूटर में देखते होंगे कि इस प्रकार से सेल होते हैं, फिर उसके बाद देखिए कॉलम, रो, इस प्रकार से होता है। फिर इसके जो बीच यहाँ जो आपस में कनेक्शन होता है, जुड़ा होता है, यहाँ पे कुछ सांख्यिकी संख्यात्मक मान होता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो इसी को कहा जाता है स्प्रेडशीट, ठीक है। ये किसका उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है स्प्रेडशीट का सबसे बेहतर और लोकप्रिय उदाहरण है, क्योंकि हर कंप्यूटर में होता है और आपको कोई भी डाटा का विश्लेषण करना है, कोई सांख्यिकी रिपोर्ट बनानी है, तो इसके लिए यह सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अन्य स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है? लोटस 123, क्वाट्रो प्रो, जेवलिन प्लस, मल्टीप्लेन, विस्कलैक, सुपरकैल्क और प्लान परफेक्ट। यानी इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अलावा भी और भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं जो क्या क्या है? लोटस है, क्वाट्रो प्रो है, जेवलिन है, मल्टीप्लेन है, विस्कलैक है, सुपरकैल्क है और प्लान परफेक्ट। यानी इतने ज्यादा सॉफ्टवेयर जो है स्प्रेडशीट के लिए उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कुछ अन्य सांख्यिकी उपकरण हैं, जैसे आपने ऊपर एक देखा कि SPS था, उसके अलावा देखिए क्या है? SAS है, SAS है, एस प्लस है, ठीक है। उसके बाद लिसल है, उसके बाद eView है, ठीक है, eView। यानी इतने जो सॉफ्टवेयर हैं
एसपीएस के अलावा भी है जो सांख्यिकी विश्लेषण के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद वर्ड प्रोसेसर पैकेज है, जिसको आप लोग कंप्यूटर में देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसपे कोई भी चीज हम लिखते हैं, टाइपिंग करते हैं, कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, कोई डाटा लिखते हैं, कोई स्टोरी लिखते हैं, कोई बुक लिखी जाती है, तो ये सब चीजें जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे होती है। देखिए, एक शब्द प्रोसेसर है, तैयारी प्रणाली है या आईसीटी का अनुप्रयोग है जिसका उपयोग किसी भी प्रकार के मुद्रण योग्य सामग्री के उत्पादन, रचना, संपादन, स्वरूपण और संभवतः मुद्रण के लिए किया जाता है। प्रोसेसिंग शब्द पैकेज, ठीक है, यानी ये जो सॉफ्टवेयर है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? किसी भी चीज को लिखने के लिए, उसको प्रिंट करने के लिए, फिर उसको मुद्रित करने के लिए, उसका संपादन करने के लिए। जो भी पुस्तकें लिखी जाती हैं, कोई भी रचना लिखी जाती है तो उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख के फिर उसको सही से जांच कर, उसके फॉर्मेट वगैरह को सुधार कर तब जाके उसको प्रिंट करवाया जाता है। तो इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। जब आप लोग लघु शोध, बृहद शोध जो कुछ भी करते हैं तो उसके जो डाटा होते हैं वो सब कहाँ पे लिखे जाते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे तैयार किए जाते हैं और उसको फिर प्रिंटिंग प्रेस में या प्रिंटर के द्वारा प्रिंट निकलवा लेंगे। ठीक, देखिए, तो प्रोसेसिंग शब्द पैकेज देखिए जो क्या क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वर्ड स्टार है, वर्ड परफेक्ट है, सॉफ्ट वर्ड है, ठीक है, अक्षर है, अमिप्रो है। यानी इतने ढेर सारे सॉफ्टवेयर जो हैं इसलिए किए जाते हैं, स्प्रेडशीट के लिए उपयोग किया। लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित अगर कोई है तो वो क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसका नॉलेज सबको होता ही है, क्योंकि कंप्यूटर, लैपटॉप आप कोई भी लेंगे तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये सब जो बेसिक सॉफ्टवेयर है वो जरूर रहेंगे। ठीक, अब देखिए प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर, यानी इसका भी प्रयोग किया जाता है शोध में। प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर में भी देखिए सबसे ज्यादा अगर प्रसिद्ध कोई सॉफ्टवेयर है तो क्या है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, तो देख लीजिए, प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसका उपयोग सूचना को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, सामान्य रूप से स्लाइड शो के रूप में। इसमें मुख्य रूप से 3 प्रमुख कार्य होते हैं। ठीक है, जब कोई स्लाइड आप बनाते हैं पावर पॉइंट में पीपीटी का उपयोग करके, तब उसको आप प्रदर्शित करने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं और इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। देखिए आप लोग बीएड में हो गया, चाहे बीए हो गया, चाहे एमए में हो गया, कोई असाइनमेंट बनाना होता है, कोई डिजिटेशन तैयार करना होता है तो पीपीटी का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। उसके बाद देखिए इंटर्नशिप के लिए जो फाइल बनती है तो उन सब में भी इसका प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। उसके बाद आपको किसी कंपनी में, किसी कॉलेज में आपको कोई प्रेजेंटेशन देना है तो उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर किसी सेमिनार में अगर आपको प्रेजेंटेशन देना है तो भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो बहुत ज्यादा उपयोग है। उसी प्रकार से रिसर्च के क्षेत्र में भी इसका बहुत ज्यादा उपयोग है। ठीक, तो देखिए इसके 3 काम क्या क्या है। संपादक को जो पाठ सम्मिलित करने और प्रारूपित करने की अनुमति देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफिक चित्रों और एक स्लाइड शो प्रणाली को सम्मिलित करने और चर परिवर्तन करने की विधि है। यानी इसको आप विभिन्न प्रकार के ग्राफिक चित्र लगा सकते हैं, विभिन्न प्रकार की आकृतियां लगा सकते हैं और उसके बाद इसको स्लाइड शो के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, इसमें फिर आपको अगर कोई परिवर्तन करना है, चरों में बदलाव करना है, कोई संशोधन करना है तो आसानी से कर सकते हैं। अगला देखिए, अब देखिए यहां जो है प्रस्तुति पैकेज का नाम दिया गया, जैसा भी मैंने क्या बताया कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्या है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। उसके अलावा देखिए क्या है? लोटस, फ्रीलांस ग्राफिक्स, कोरल प्रेजेंटेशन, एप्पल की नोट एक्सेट्रा। यानी पावर पॉइंट के अलावा भी ये कुछ और भी सॉफ्टवेयर हैं जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? प्रदर्शन के लिए। स्प्रेडशीट के जो भी डाटा आप बनाएंगे, स्प्रेडशीट वाला तो है आपको संख्यात्मक विवरण के लिए और इसका क्या है? प्रदर्शन करने के लिए। यानी आप कोई चीज तैयार करके उसको प्रदर्शित कर सकते हैं विभिन्न तरीके से, विभिन्न तकनीक के द्वारा। ठीक, उसके बाद देखिए आईसीटी में डाटा मैनेजमेंट सिस्टम होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको शॉर्टकट में डीबीएमएस कहा जाता है। ये देखिए क्या है? डेटाबेस जानकारी का एक संगठित संग्रह है। डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जो एक डेटाबेस को प्रबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी विभिन्न प्रकार के जो डाटा होते हैं रिसर्च से संबंधित,
उसको क्या करता है, ये स्टोर करता है, उसको प्रबंधित करता है। ठीक है, देखिए विभिन्न डेस्कटॉप डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, जैसे देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, उसी प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। उसके बाद देखिए पैराडॉक्स है, उसके बाद डी बेस है, उसके बाद डी बेसेल है, फॉक्स बेस है, फॉक्स प्रो है, विजुअल फॉक्स प्रो है, यानी उसके बाद देखिए फाइल मेकर प्रो है। ये सब क्या है कि डेस्कटॉप डेटाबेस के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके बाद देखिए बहुस्तरीय समर्थन करने वाले वाणिज्यिक डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। देखिए इसमें क्या है, ओरेकल है, एमएस एसक्यूएल है, साइबेस है, इनग्रेस है, इन्फॉर्मिक्स है, डीबी2 है, यूडीबी। ठीक है, उसके बाद ये आईबीएम कंपनी का है, उसके बाद यूनिफाई है, उसके बाद इंटीग्रल है। यानी इतने ढेर सारे सॉफ्टवेयर जो हैं किस लिए प्रयोग होते हैं, वाणिज्यिक डेटाबेस यानी कमर्शियल डाटाबेस के लिए हैं। और ऊपर वाले जो थे सिंपल एंड नॉर्मल यानी सामान्य रूप से जनरली प्रयोग किए जाने वाले। ठीक, फिर उसके बाद देखिए कुछ ओपन सोर्स डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं, यानी ओपन सोर्स का मतलब जिसको सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता है। और वाणिज्यिक डेटाबेस सर्वर जो होते हैं इनका चार्ज लगता है। ठीक है, इसमें देखिए माई एसक्यूएल है, पोस्टग्रे एसक्यूएल है, फायरबर्ड है, ये सब क्या है, ओपन सोर्स। ठीक, उसके बाद देखिए बहुत से प्रसिद्ध ब्राउजर हैं जिसका उपयोग हम लोग अपने मोबाइल में करते हैं, लैपटॉप में करते हैं, कंप्यूटर में करते हैं। उसमें देखिए कुछ बहुत प्रसिद्ध ब्राउजर हैं, जैसे गूगल है, मोजिला है, याहू है। ठीक, देखिए वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ता को टेक्स्ट के साथ प्रदर्शित करने और बातचीत करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या है, चित्र, वीडियो, संगीत, खेल और अन्य जानकारी सामान्य तौर पर एक वेबसाइट पर एक वेब पेज पर उपलब्ध होती है। यानी ये सारी चीजें वेब ब्राउजर के माध्यम से एक ही पेज पर उपलब्ध हो जाती है, जिसका प्रयोग शोधकर्ता अपने शोध में करता है और उसका इस्तेमाल करता है। ठीक है, इसमें देखिए सबसे प्रसिद्ध क्या क्या है, मैंने बताया अभी कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है, ओपेरा, नेटस्केप, नेविगेटर, गूगल क्रोम। ठीक है, उसके बाद सफारी, ये सब क्या है, वेब ब्राउजर है जिसका उपयोग रिसर्च में किया जाता है। इसमें से देखिए दो तीन का नाम आप लोग जानते होंगे। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत ज्यादा पहले उपयोग किया जाता था, अब इसका उपयोग कम हो गया है। अब इसके जगह पे सबसे ज्यादा प्रयोग किस चीज का किया जा रहा है, गूगल क्रोम का। उसके बाद फिर मोजिला फायरफॉक्स का। ठीक, देखिए फिर उसके बाद देखिए ऑनलाइन डेटा संग्रह, विभिन्न उपयोगकर्ताओं से ऑनलाइन डेटा संग्रह करने के लिए कुछ चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। देखिए क्या क्या की जाती हैं, ऑनलाइन फॉर्म्स, ऑनलाइन क्वेश्चनेयर्स, ऑनलाइन सर्वे, यानी ऑनलाइन सर्वे भी किया जाता है, ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी क्वेश्चनेयर भी रेडी किए जाते हैं। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म्स भी तैयार किए जाते हैं। ये आपको कहीं जाए बगैर अपने कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से भी ये तैयार किए जा सकते। ठीक, उसके बाद देखिए कुछ कोलैबोरेशन टूल्स हैं, जिसमें देखिए क्या है, सबसे प्रसिद्ध स्काइप है। ठीक है, कोलैबोरेशन टूल्स का मतलब होता है कि जिसपे हम बातचीत कर सकते हैं, यानी कोई चीज लिख भी सकते हैं और वॉइस या वीडियो के माध्यम से बातें भी कर सकते हैं फेस टू फेस। ठीक है, तो वही चीज है। देखिए क्या है, वॉइस एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी आपको किसी से बात करना है, वो व्यक्ति अगर किसी दूसरे राज्य में, किसी तीसरे जगह पर है, तो उससे आप वीडियो और वॉइस दोनों के माध्यम से बात कर सकते हैं। ठीक, तो वो क्या है, स्काइप है, और दूसरा क्या है, गूगल हैंगआउट्स है। यानी दो सॉफ्टवेयर का प्रयोग इस चीज के लिए किया जाता है। उसके बाद देखिए कुछ इंटरनेट उपकरण है, जिसमें देखिए सर्च इंजन है। सर्च इंजन में आप लोग जानते हैं कि सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन कौन सा है, गूगल है। उसके बाद देखिए याहू है, उसके बाद देखिए वेब क्रॉलर है, उसके बाद एक्साइट है, उसके बाद अल्टा विस्टा है। यानी इतने सारे जो हैं क्या है, सर्च इंजन। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑनलाइन डेटा लेख प्रबंधन, यानी लेख दस्तावेज प्रबंधित करने के लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर है, जिसमें देखिए क्या है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट है, उसको स्टोर करके रखना है, आपको मैनेज करके रखना है। तो उसके लिए देखिए क्या है, ड्रॉप बॉक्स है, गूगल ड्राइव है, ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, आज आपके मोबाइल में रहता है, लैपटॉप कंप्यूटर में रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए गूगल डॉक्स है, MS स्काई है,
ठीक है, MS स्काई ड्राइव है। उसके बाद देखिए ये पूरा तरह से फ्री है। फिर माइक्रोसॉफ्ट 365 है पेड वर्जन, यानी इसको आपको पैसा देना पड़ता है, फ्री में नहीं मिलता है। यानी इन सब के माध्यम से आप अपना रिसर्च से संबंधित डाटा जो है उसको सेव करके, स्टोर करके, प्रबंधित करके रख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए आधुनिक अनुसंधान उपकरण, यानी ये एग्जाम में देखिए पूछा गया है कई बार कि आधुनिक अनुसंधान उपकरण निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो देखिए आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक अनुसंधान उपकरण जो इस समय उपयोग किए जाते हैं वो सबसे ज्यादा कौन सा किया जाता है, जोटेरो और एवरनोट दोनों है। एक का नाम क्या है जोटेरो और दूसरे का नाम क्या है एवरनोट। ये दोनों क्या है, अनुसंधान डेटा का संग्रह और सहकर्मियों के मध्य सहयोग को संभव बनाते हैं। यानी जो डाटा है उसको सेव करते हैं और आपके रिसर्च में सहकर्मी होते हैं उनको आपस में सहयोगी बनाते हैं। ठीक है, फिर देखिए एवरनोट का उपयोगकर्ता को वेब पेजों, PDF फाइलों या वेब पेजों के स्निपेट सहित डिजिटल सामग्री को कैप्चर करने, उन्हें व्यवस्थित करने, उनकी व्याख्या करने, उन्हें साझा करने, उन्हें प्रकाशित करने और उन्हें खोजने की अनुमति देता है। यानी देखिए कई काम करता है कि यानी आपको वेब पेज, PDF फाइल, वेब पेज का स्निपेट लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद डिजिटल सामग्री को कैप्चर करने का, फिर उन्हें व्यवस्थित करने का, फिर उनकी व्याख्या करने का, एक्सप्लेन करेगा, फिर उसको शेयर करेगा आपको, फिर उसको प्रिंट भी करेगा, ठीक है, और उसको सर्च भी करेगा। यानी इतनी सारी सुविधाएं एवरनोट में आपको मिलती हैं, यानी एक ही सॉफ्टवेयर से इतने सारे काम। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ स्वरूपण शैलियां हैं जो अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमें कुछ स्वरूपण शैलियां पढ़नी है, जिसमें दो स्वरूपण शैलियां बहुत प्रसिद्ध हैं, APA और MLA। APA और MLA यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है मैं एक बार पहले बता चुका हूं, आज फिर से बता देता हूं कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। देखिए इसका प्रयोग कब किया जाता है, अनुसंधान करते समय उन सभी पुस्तकों, पत्रिकाओं और वेबसाइटों की एक सूची बनाई जाती है जिनका प्रयोग किया गया हो। ठीक है, बाद में स्रोतों की यह सूची ग्रंथ सूची यानी बिब्लियोग्राफी बन जाती है। ठीक है, शोध या पेपर में ग्रंथ सूची को दर्शाने के लिए मुख्य रूप से दो शैलियां प्रयोग में लाई जाती है। यानी जब आप कोई रिसर्च करते हैं तो उससे संबंधित कोई पत्रिका, ठीक है, कोई पुस्तक, ठीक है, किसी वेबसाइट की अगर सूची बनाते हैं तो उसके लिए आपको एक ग्रंथ सूची तैयार करना पड़ता है और उस ग्रंथ सूची को दर्शाने के लिए कुछ फॉर्मेट होते हैं। उन फॉर्मेट के लिए दो प्रकार की शैलियों का उपयोग किया जाता है जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, और वो कौन कौन सी हैं, APA और MLA। देखिए क्या है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, शॉर्टकट में कहा जाता है APA। दूसरी क्या है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन यानी MLA। ठीक है, अब देखिए ये इनका उपयोग कैसे कैसे होता है, क्या है। देखिए APA मुख्य रूप से सामाजिक विज्ञान में प्रयोग किया जाता है, यानी इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, सोशल साइंस में, जबकि MLA का उपयोग उदार कला और मानविकी में प्रयोग किया जाता है, यानी लिबरल आर्ट एंड ह्यूमैनिटी के जो सब्जेक्ट हैं उनसे संबंधित जो रचनाएं होती हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इनके द्वारा स्थापित दिशा निर्देश सामग्री, शैली और संदर्भों के लिए समग्र स्वरूपण प्रदान करते हैं। हालांकि इनमें कई समानताएं हैं और कई अंतर भी, यानी इन दोनों में कुछ कुछ समानताएं भी हैं और कुछ अंतर हैं, लेकिन दोनों का उपयोग किया किस लिए जाता है, ग्रंथ सूची तैयार करने के लिए, ठीक है, और लेखन की शैली और संदर्भ को प्रदर्शित करने। ठीक, देखिए APA और MLA दोनों में ही निम्नलिखित मूलभूत जानकारियां सम्मिलित होती हैं। इनको लिखने का ढंग मुख्यतः निम्न संदर्भों में भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, यानी जो कुछ नीचे संदर्भ दिए हैं उनके लिए ये कहीं कहीं थोड़ी बहुत भिन्न भिन्न होती है। सबसे पहले क्या देखिए कि लेखक का नाम, यानी इनके अनुसार लेखक के नाम में थोड़ी बहुत भिन्नता मिलती है। यानी कोई लोग जो है लेखक का नाम, लेखक का पहले टाइटल लिखता है उसके बाद उसका नाम लिखता है। कहीं कहीं क्या होता है कि लेखक का टाइटल पूरा लिख दिया जाता है, नाम शॉर्टकट में लिखा जाता है, तो इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद देखिए पुस्तक और लेखक का शीर्षक
यानी पुस्तक और लेखक का शीर्षक किसी किसी शैली में देखिए इटैलिक में लिखा जाता है और किसी किसी में नॉर्मल में लिखा जाता है। तो उसी प्रकार देखिए जनरल शीर्षक, उसके बाद देखिए प्रकाशन का वर्ष, किसी शैली में प्रकाशन का वर्ष पहले लिख दिया जाता है, किसी शैली में प्रकाशन का वर्ष अंत में लिखा जाता है, अभी मैं बताऊंगा सब चीज। उसके बाद देखिए प्रकाशक का नाम लिखा जाता है, प्रकाशन का स्थान लिखा जाता है, ठीक है, और पृष्ठ संख्या लिखी जाती है। इतनी सारी चीजें देखो इन सब के द्वारा आपको प्रदर्शित की जाती है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत समानता होती है, थोड़ी बहुत असमानता, ठीक। देखिए पेपर फॉर्मेशन, पेपर फॉर्मेशन में देखिए इसका किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। एमएलए और एपीए दोनों ही डबल स्पेस पेज, यानी डबल स्पेस पेज होता है, यानी ये जिस पर जहां पे इस्तेमाल की जाती है वो पेज का कैसा आकार होता है, डबल स्पेस वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए सुपाठ्य 12 बिंदु फॉन्ट, यानी उसका फॉन्ट क्या होता है कि 12 साइज वाला होता है। देखिए आप जब कोई भी काम करते हैं वर्ड में, एक्सेल में, तो वहां फॉन्ट लिखा रहता है, यानी 10, 12, 14, 16, तो इसका जो फॉन्ट का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए चारों ओर 1 इंच हाशिए का पालन करते हैं, यानी पेज जैसे है तो चारों ओर यानी ऊपर नीचे अगल बगल कितना डिफरेंस होना चाहिए, कितना गैप होना चाहिए, 12 इंच, यानी लगभग 1 फीट का, ठीक है। तो इस प्रकार से ये करते हैं। उसके बाद देखिए एपीए में सेट किए गए पेपर में 4 भाग होते हैं, यानी एपीए स्टाइल में अगर कोई पेपर तैयार किया जा रहा है तो उसमें देखिए 4 भाग होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अभी हाल फिलहाल में पूछा गया था। तो सबसे पहले क्या होता है, शीर्षक, उसके बाद क्या होता है, पृष्ठ का सार, उसके बाद देखिए क्या होता है, मुख्य कार्य, उसके बाद संदर्भ। यानी एपीए शैली से जो कोई भी रचना की जाती है, कोई चीज प्रदर्शित की जाती है, उसके कितने पार्ट होते हैं, 4। सबसे पहले शीर्षक लिखा जाता है, उसके बाद पृष्ठ सार होता है, उसके बाद मुख्य कार्य होता है, उसके बाद संदर्भ होता है, ठीक है। और इसका जो सार होता है वो कितना होता है, 150 से 250 शब्द में होता है, ठीक। उसके बाद देखिए इसमें शोध विषय, अनुसंधान प्रश्न, विधियां, विश्लेषण और निष्कर्ष आदि का प्रमुख बिंदुओं के रूप में सारांश होता है, ठीक है। सार एकल होता है, डबल स्पेस पैराग्राफ होता है, यानी जो पैराग्राफ होगा वो डबल स्पेस वाला, यानी पैराग्राफ के बीच की जो दूरी होगी डबल स्पेस होगी, ठीक है। और सारांश जो होगा वो एक सिंगल होगा, यानी दो पार्ट में नहीं होगा, ठीक। देखिए एमएलए के अनुसार स्वरूपित पेपर में अलग शीर्षक, पृष्ठ या सार नहीं होता, यानी जब एमएलए के आधार पे पेपर का स्वरूप तैयार किया जाएगा तो उसमें देखिए अलग से शीर्षक, पृष्ठ नहीं होगा और उसमें सारांश भी नहीं होगा, ठीक है। इसके 2 प्रमुख भाग हैं, क्या है, पेपर की काया और उद्धरण सूचकांक, यानी पेपर का जो काया है, रूप है, और उद्धरण का सूचकांक, यानी उस चीज को कहां से लिया गया है उसको सूचित करने वाला अंक, ठीक। अब देखिए शीर्षक, पृष्ठ में ये दोनों क्या करते हैं, इनके अनुसार शीर्षक पृष्ठ कैसा होता है। देखिए एपीए शैली के अंतर्गत स्वरूपित किए गए पेपर में शीर्षक पृष्ठ सहित प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर पृष्ठ शीर्ष लेख का उपयोग किया जाता है, यानी जब शीर्षक पृष्ठ तैयार किया जाता है तो एपीए शैली में देखिए क्या किया जाता है, शीर्षक पृष्ठ सहित, यानी शीर्षक का पेज सहित पृष्ठ के शीर्ष पर यानी पेज के ऊपर क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो पेज नंबर होता है बिल्कुल दाएं पर रहता है, यानी इधर रहता है, ठीक है। पेपर का शीर्षक बिल्कुल बाएं पर होता है, यानी शीर्षक जो है इधर रहेगा, ठीक है, और पेज नंबर उधर रहेगा, ठीक। फिर देखिए शीर्षक पृष्ठ में शीर्षक, लेखक का नाम और संस्थागत संबंधता सम्मिलित है, यानी शीर्षक रहेगा और उसको लिखने वाले लेखक का नाम रहेगा और वो किस संस्था से संबंधित है ये भी है, ठीक है। दूसरी ओर देखिए एमएलए में क्या होता है, एमएलए में देखिए क्या होता है, स्वरूपित पेपर में प्रथम पृष्ठ पर शीर्षक सम्मिलित होता है, यानी पहले पेज पर क्या रहेगा, शीर्षक रहेगा, एवं शीर्षक निबंध से केवल डबल स्थान से अलग होता है, यानी जो शीर्षक रहेगा उस निबंध से ऐसे से डबल स्पेस से अलग हो जाएगा, यानी 2 बार स्पेस रहेगा, ठीक है, अलग हो जाएगा। फिर देखिए
एमएलए में पहले पृष्ठ के बाईं ओर एक शीर्ष लेख होता है, यानी जो पहला पेज होता है उसके बाईं ओर एक शीर्ष लेख होता है। ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें दी रहती हैं, लेखक का नाम, प्रशिक्षक का नाम, पाठ्यक्रम और दिनांक सम्मिलित, यानी कि 4 चीजें लिखी रहती हैं, लेखक का नाम, प्रशिक्षक का नाम, पाठ्यक्रम और दिनांक। ठीक है, उसके बाद देखिए शेष पृष्ठों में बाईं ओर शीर्षक होता है, यानी बाकी के पृष्ठों में, यानी पहले पेज को छोड़ के बाकी पेजों में कहां शीर्षक होता है, बाईं ओर। ठीक है, जिसमें लेखक का अंतिम नाम है और पृष्ठ संख्या शामिल है, यानी किसी लेखक में जैसे नाम है उसके बाद टाइटल है तो उसका केवल टाइटल लिखा जाता है और पृष्ठ संख्या। ठीक, अब देखिए संदर्भ की शैली, यानी स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग कैसे होती है। इसमें देखिए एमएलए लेखक पृष्ठ यानी ऑथर पेज प्रारूप का अनुसरण करते हैं और एपीए लेखक तिथि ऑथर डेट स्वरूप का अनुसरण करते हैं। यानी जब इस प्रकार से संदर्भ लिखा जाता है तो एमएलए वाले क्या करते हैं कि ऑथर के नाम के बगल में पृष्ठ संख्या लिखते हैं, और एपीए में जब लिखा जाता है संदर्भ तो क्या लिखा जाता है, लेखक के नाम के साथ साथ उसके प्रकाशन का वर्ष लिखा जाता है, तिथि लिखी जाती है। ठीक है, देखिए एपीए शैली में उद्धृत पाठ के बाद लेखक का अंतिम नाम और प्रकाशन का वर्ष कोष्ठक में दिया होता है, यानी लेखक का नाम रहेगा और प्रकाशन का वर्ष कोष्ठक में दिया जाए। एमएलए में देखिए स्वरूपित पेपर में टेक्स्ट के बाद कोष्ठक में लेखक का अंतिम नाम और पृष्ठ संख्या दिया होता है, यानी वहां देखिए क्या है कि लेखक का नाम और प्रकाशन का वर्ष दिया है, और यहाँ क्या दिया है, लेखक का अंतिम नाम और पृष्ठ संख्या, यानी थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके उदाहरण अभी मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद देखिए एमएलए में क्या होता है, लेखक का नाम, शीर्षक, प्रकाशन का स्थान, प्रकाशक, वर्ष। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि वर्ष अंतिम मद है, यानी इसमें सबसे लास्ट में क्या लिखा जाता है, वर्ष लिखा जाता है। यूनिवर्सिटी प्रेस का संक्षेपण यूपी दिया जा सकता है। अगर यूनिवर्सिटी प्रेस लिखा रहेगा तो उसको शॉर्टकट में क्या लिखा जाता है, यूपी, यानी पूरा यूनिवर्सिटी प्रेस नहीं लिखा जाता है। अब देखिए इसका उदाहरण क्या है, देखिए स्मिथ जॉन। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए शीर्षक है डीकंस्ट्रक्टिंग कॉलोनियलिज्म द डिस्कर्स ऑफ द एम्पायर, ये इसका शीर्षक हो गया। फिर उसके बाद देखिए 1837 से 1898, यानी ये प्रकाशन हो गया इसका। फिर देखिए ब्लूमिंगटन आईएल इलिनोइस वेलिसेशन यानी यूपी, और लास्ट में 1998, यानी यहां से लेकर यहां तक ये पूरा क्या हो गया, इसका शीर्षक, और ये कब से कब तक था। उसके बाद फिर देखिए ये क्या हो गया, संस्था का नाम, और फिर बाद में यूनिवर्सिटी प्रेस, और लास्ट में क्या हो गया 1998। ठीक, यानी इस पुस्तक को स्मिथ जॉन ने कब लिखी थी, 1998। दूसरा उदाहरण देखिए, क्या है, रोजनबर्ग आर्थर, यानी देखिए आगे पीछे है, आर्थर उनका नाम है और रोजनबर्ग क्या है, टाइटल है। तो देखिए इसको आगे उल्टा कर दिया गया। अब देखिए शीर्षक का नाम क्या, इज देयर ए टेक्स्ट इन दिस यूनिवर्स, ये टाइटल हो गया। स्टडीज इन टीचिंग कॉलेज एस्ट्रोलॉजी, ये पूरा है। उसके बाद फिर देखिए 1997 और 221 200, ठीक, ये चीजें। उसके बाद देखिए अब देखिए एपीए में क्या होता है, एपीए में देखिए क्या, लेखक का नाम, कोष्ठकों में प्रकाशन का वर्ष, ठीक है, शीर्षक, प्रकाशन का स्थान, प्रकाशक विश्वविद्यालय, प्रेस को संक्षिप्त रूप में नहीं लिखा जाता, यानी यहाँ प्रेस का नाम पूरा लिखा जाता है। वहां यूनिवर्सिटी प्रेस को शॉर्टकट में यूपी लिख दिया जाता था, यहाँ पर पूरा लिखा जाएगा। और लिखावट कैसी रहेगी, लटकदार रहेगी, यानी थोड़ा सा इटैलिक स्टाइल की, थोड़ा सा टेढ़ा रहता है। ठीक, देखिए उसके बाद देखिए क्या होता है, एक ही लेखक द्वारा एक ही वर्ष में प्रकाशित कार्यों को वर्ष ए बी वर्ष के रूप में लिखा जाता है, यानी एक ही लेखक के द्वारा एक से अधिक चीजें प्रकाशित की गई हैं तो उसको क्या किया जाता है, वर्ष को ए बी के रूप में लिख दिया जाता है और वर्णानुक्रम में रखा जाता है। लेखक का पहला नाम संक्षिप्त होता है, यानी लेखक का जो पहला नाम होगा क्या होगा, शॉर्टकट में होगा। और अगर एक से ज्यादा पुस्तकें हैं तो वर्ण के क्रम के अनुसार ए बी सी डी ऐसे लिखा।
देखिए उदाहरण देख लीजिए, जैसे देखिए क्या है, पहला नाम जो है शॉर्टकट में है, टाइटल पूरा है, और उसके बाद देखिए कोष्ठक में प्रकाशन वर्ष दिया, जैसे अभी आपको ऊपर बताया मैंने। उसके बाद देखिए क्या दिया है, देखिए कोष्ठक में प्रकाशन वर्ष, उसके बाद देखिए क्या है, शीर्षक दिया है, तो देखिए शीर्षक दिया है। फिर उसके बाद देखिए क्या है, प्रकाशन का स्थान दिया है, यानी यहां से यहां तक शीर्षक हो गया। फिर देखिए ब्लूमिंगटन, यानी ये स्थान हो गया प्रकाशन का। उसके बाद देखिए क्या दिया है, प्रकाशक विश्वविद्यालय या प्रेस, तो देखिए क्या है, इसका नाम क्या है, इलिनॉइस वेस्लियन यूनिवर्सिटी प्रेस, यानी ये जहां से प्रकाशित हुई है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा उदाहरण देख लीजिए, उसी प्रकार से रोजनबर्ग ए, फिर कोष्ठक में प्रकाशन की तिथि, फिर शीर्षक दे दिया, ठीक है, यहां तक पूरा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में देखिए क्या है, इसके पृष्ठ दे दिए गए, ठीक है। चलिए अब देखिए, एमएलए का उपयोग लेखक पेज तथा एपीए का उपयोग लेखक तिथि के लिए भी किया जाता है, यानी एमएलए का उपयोग क्या होगा, लेखक पेज, और एपीए का उपयोग लेखक तिथि, यानी लेखक के साथ पेज नंबर और एपीए में लेखक के साथ तिथि। अगर इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दिख रहा है तो आप देख के क्या बता देंगे कि ये कौन सी शैली है, एमएलए शैली, और दूसरी वाली कौन सी है, एपीए शैली, ठीक। अब देखिए वही चीज अभी मैंने बता दिया था ऊपर कि एमएलए का उपयोग किस लिए किया जाता है, साहित्य के लिए किया जाता है, तथा एपीए का उपयोग समाज शास्त्र और उससे और भी जुड़े विषयों के लिए किया जाता है। एपीए में रेफरेंस शब्द का उपयोग किया जाता है तथा एमएलए में वर्क्स सीटेड का उपयोग किया जाता है, यानी जब एपीए शैली में कहीं कोई संदर्भ दिया जाएगा तो उसके लिए कौन सा शब्द उपयोग होगा, रेफरेंस, और एमएलए में वर्क्स सीटेड, ठीक है, इसका उपयोग, दोनों का मतलब एक ही होता है लेकिन शब्द अलग उपयोग किया। तो ये अभी हम लोगों ने किस चीज के बारे में देखा, एपीए और एमएलए के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस कई बार आते हैं, अलग अलग तरह से आते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग को जरूर देख लेना है। आज की वीडियो में मैं जो भी चीजें बता रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट का एग्जाम खत्म हो चुका है तो मैं वीडियो लेट बना रहा हूं, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम अभी बचा हुआ है, और इस एग्जाम में तो आपके काम आएगा ही, लेकिन दिसंबर वाले एग्जाम के लिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। दिसंबर वाले एग्जाम के लिए आपको पूरे अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना, ठीक। आगे देखिए, अब है शोध शुद्धि। देखिए क्या है, शोध शुद्धि, जो अभी मैंने बताया कि ये चीज पढ़ना है। तो शोध शुद्धि देखिए क्या है कि हम लोगों ने अभी बहुत सारे शोध से संबंधित जो टर्म थे उनको देखा था। एक ये टर्म है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है कि एक यह पहल है जो भारत में अनुसंधान और अकादमिक लेखन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने और सुधारने के लिए शुरू की गई, यानी जो अनुसंधान में जो एकेडमिक लेखन होता है उसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए और उसको व्यवस्थित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रस्तुत किए गए शोध पत्रों, थीसिस और प्रोजेक्ट्स की मौलिकता और प्रामाणिकता को सुनिश्चित करना है, यानी रिसर्च में जो शोध प्रबंध होते हैं, थीसिस होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसकी मौलिकता को बनाता है, उसकी प्रामाणिकता को बनाए रखता है, यानी उसमें कोई गड़बड़ी न हो, साहित्यिक चोरी वगैरह न हो, ठीक। इसका क्या देखिए मुख्य पहलू क्या है, यानी मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। पहला देखो क्या है कि मूलता सुनिश्चित करना, यानी वही मैंने बताया कि मौलिकता को बचाना, यानी अगर किसी का अपना लेख है, मौलिक लेख है, तो उसमें कोई चोरी ना हो, कोई एक दूसरे का कोई डाटा चुराए। देखिए, शोध शुद्धि का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी शोध कार्य मौलिक है और उनमें प्लेजरिज्म, चोरी की सामग्री नहीं, यही चीज कि उनका अपना है, उनकी रचना है, उन्होंने अपने से किया है, किसी भी प्रकार की चोरी नहीं, ठीक। इसके लिए सॉफ्टवेयर और टूल्स का उपयोग किया जाता है जो सबमिट किए गए दस्तावेजों की मौलिकता की जांच करते हैं,
यानी ये कैसे पता चलेगा कि इनका लेख जो है मौलिक है, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को बता दिया था कि इसके लिए जो प्रमुख सॉफ्टवेयर है वो टर्निटिन है, ऑथेंटिकेट है और उरकुंड है। उसके अलावा भी है, लेकिन ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका प्रयोग करने से पता चल जाता है कि इस लेख में, इस संबंधित रिसर्च में किसी प्रकार की साहित्यिक चोरी की गई है या नहीं। ठीक, उसके बाद देखिए यही है कि टर्निटिन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। यह एक प्रमुख टूल है जो शोध शुद्धि पहल के तहत उपयोग किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर विभिन्न दस्तावेजों की तुलना इंटरनेट, अन्य दस्तावेजों और एकेडमिक डेटाबेस से करता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि सामग्री कहीं से नकल की गई है या नहीं। यानी इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से, कि यह सामग्री आपने किसी और से ली है या आपने अपने से लिखी है। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, और जहां पे आप जमा करने जाएंगे वहां के लोगों के द्वारा भी इससे चेक किया जाता है। ठीक, अब देखिए दूसरा काम क्या होता है कि शोध कार्य की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, जब कोई शोध कार्य है उसकी क्वालिटी में सुधार किया। शोध शुद्धि का उद्देश्य केवल प्लेजरिज्म को रोकना ही नहीं है। इसका कार्य करने का मतलब केवल साहित्यिक चोरी को नहीं रोकना है, इसके अलावा भी है। उसका काम क्या है, शोधकर्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाला, सटीक और जिम्मेदार शोध कार्य तैयार करने के लिए प्रेरित करना भी। यानी शोधकर्ता जो है उनको बहुत अच्छा शोध कार्य, बहुत जिम्मेदारी वाला शोध कार्य और बहुत सही शोध कार्य कैसे तैयार किया जाएगा, कैसे उसको पूरा किया जाएगा, उसके लिए भी उनको मोटिवेट किया जाता, प्रेरित किया जाता। ठीक, फिर देखो अगला, देखिए क्या है, अनुसंधान के नैतिक मानकों को बनाए रखना। यानी अनुसंधान के जो एथिकल नॉर्म्स हैं, नैतिक मानक हैं, उनको भी इसके द्वारा बनाया रखा जाता है। देखिए, शोध शुद्धि पहल के तहत शिक्षकों और छात्रों को शोध और लेखन के नैतिक मानकों का पालन करने के लिए शिक्षित किया जाता है, जिससे एकेडमिक धोखाधड़ी को रोका जा सके। यानी नैतिकता सिखाई जाती है कि आपको किसी भी प्रकार की एकेडमिक, शैक्षणिक धोखाधड़ी नहीं करनी है, बेईमानी नहीं करनी है। ये सब चीजें भी इसके द्वारा बताई जाती है। फिर देखिए इसके द्वारा क्या होता है कि उच्च शिक्षा संस्थानों की भागीदारी भी यह सुनिश्चित करता है। यानी इसमें जो भारत के बड़े बड़े हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, वो लोग भी इसमें क्या करते हैं, शामिल होते हैं, जिससे इसको बहुत मजबूती मिलती है। देखिए, भारत के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज इस पहल का हिस्सा है। यानी भारत के जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं और कॉलेजेस हैं, वो इसके क्या है, शामिल है, हिस्सेदार है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अपने सभी शोध कार्यों को प्रस्तुत करने से पहले इसकी जांच करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी दस्तावेज शोध शुद्धि के मानकों के अनुसार। यानी उनको पहले से गाइडलाइन दे दी गई है कि वो किसी भी रिसर्च को अच्छे तरीके से जांच लें, परख लें, तब जाके उसको अनुमति प्रदान करें, नहीं तो नहीं। ठीक, अब देखिए इसका निष्कर्ष देखिए क्या होता है लास्ट में। देखिए क्या है कि शोध शुद्धि जो है भारतीय उच्च शिक्षा में अनुसंधान के स्तर को ऊंचा उठाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जो प्लेजरिज्म को रोकता है, शोध की गुणवत्ता में सुधार करता है, अनुसंधान में नैतिकता को बढ़ावा देता है। ठीक है, और यह सुनिश्चित करता है कि सभी शोध कार्य मौलिक और उच्च मानकों के अनुसार, यानी इतने सारे इसके कार्य हैं। ठीक, अब देखिए लास्ट में जो है कि महत्वपूर्ण जो है शॉर्ट टर्म्स हैं, यानी देखिए जिनको यूज किया जाता है रिसर्च में, रिसर्च से संबंधित पुस्तकों में, रचनाओं में। देखिए, पाद टिप्पणी और संदर्भ लेखन के संदर्भ में प्रयुक्त मुख्य शब्द, मेन टर्म्स यूज्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ फुटनोट्स एंड रेफरेंस राइटिंग। यानी संदर्भ लेखन में, पाद टिप्पणी में, ठीक है, किस प्रकार के संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए हाल फिलहाल में जब पिछले साल एग्जाम हुआ था दिसंबर में, तो उसमें देखेंगे आप कई शिफ्टों में इससे संबंधित अलग अलग पूछे गए थे। यानी जो जितने भी शॉर्ट टर्म है, किसी को किसी शिफ्ट में पूछा गया था, किसी को किसी शिफ्ट में पूछा गया। तो देखिए ये सब है क्या। सबसे पहला क्या है, देखिए इबिड। ठीक है, इसको आप इबिड भी पढ़ सकते हैं, आईबिड भी पढ़ सकते हैं। देखिए ये क्या है, एक लैटिन शब्द है जिसका नाम क्या है, इबिडिम,
और इसका अर्थ क्या होता है, वही है। यानी यह बताने के लिए उपयोग किया जाता है कि कोई भी संदर्भ अगर पहले से दिया जा चुका है तो वही संदर्भ इस बार भी दिया गया था। इसके लिए शॉर्टकट में इबिड लिख दिया जाता है। इससे पता चल जाता है कि यह संदर्भ पहले भी दिया जा चुका है। देखिए, एक ही लेखक और स्रोत, यानी क्या जाएगा कि यह उसी लेखक का है या उसी स्रोत से लिया गया। इतना लिखने के बजाय क्या लिख दिया जाता है, शॉर्टकट में इबिड लिख दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसको देख लेते हैं, पढ़ लीजिए। उदाहरण, प्रस्तुत और पत्रिका, यानी इसका उदाहरण क्या होता है, पुस्तक और पत्रिका में इसका उपयोग किया जाता है। इसको देखिए क्या किया जाता है, तुरंत पूर्ववर्ती संदर्भ में संदर्भित करता है, अर्थात किसी विशिष्ट स्रोत को पहले ही पूर्ण रूप से उद्धृत किया जाता है। वही मैंने कहा ना कि इसका उपयोग पहले से किया जा चुका है और विस्तृत रूप में किया जा चुका है, तो इसलिए दोबारा उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आईबिड लिख दिया जाता है, इबिड लिख दिया जाता है और समझ लिया जाता है इसको। अब देखिए अगला क्या है, अगला क्या है, ओपीसीआईटी। यह भी देखिए क्या है, एक लैटिन शब्द है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, ओपस सिटाटम, उसी का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, उद्धृत कार्य। यानी इसका मतलब क्या होता है कि यह उसी लेखक द्वारा पहले सूचीबद्ध संदर्भ को संदर्भित करता है। यह भी देखिए क्या करता है कि किसी लेखक के द्वारा पहले जो संदर्भ सूचीबद्ध किया गया है उसी को बताने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, यानी लेखक ने किसी संदर्भ को पहले सूचीबद्ध कर दिया है तो उसी को क्या बता दिया जा रहा है, ओपीसीआईटी। ठीक है, और उसका नाम क्या है, ओपस सिटाटम। अगला देखिए क्या है, अगला देखिए लोक सीआईटी, यानी एलओसीसीआईटी। ये भी देखिए लैटिन शब्द है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लोकोसिटाटो। लोकोसिटाटो को शॉर्टकट में क्या लिख दिया जाता है, एलओसीसीआईटी। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, उद्धृत स्थान में। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, उद्धृत स्थान। यह एक फुटनोट या एंड नोट शब्द है, यानी किसी भी पेज के नीचे में या अंत में लिखा जाता है और इससे क्या बताया जाता है कि कार्य के शीर्षक और पृष्ठ संख्या को दोहराने के लिए किया जाता है। यानी किसी भी लेख के अंत में लिखा जाता है, उसके लास्ट में लिखा जाता है। और किस लिए लिखा जाता है कि किसी भी लेखक या किसी भी रचना के शीर्षक और उसकी पृष्ठ संख्या दर्शाने के। ठीक, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे पेज नंबर है और यहाँ पे कुछ लिखा है तो उसी प्रकार से ये नीचे लिखा जाता है। अगला देखिए क्या है, अगला चौथा देखिए क्या है, एट अल। ठीक है, यह भी देखिए एक लैटिन वर्ड ही है। इसका उपयोग कब किया था, और अन्य, यानी इसका मतलब है कि जब किसी रचना के बारे में बताया जाता है तो जब उसके एक से अधिक लेखक हो तो उसके लिए क्या कह दिया जाता है, और अन्य, यानी मेनी अदर, मेनी अदर। ठीक, यानी इसके अलावा और भी लोग हैं। देखिए इसका उपयोग कई लोगों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, अर्थात जब एक से अधिक लेखक होते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सबका नाम लिखेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, बहुत ज्यादा जगह जाएगी, इसलिए इसको शॉर्टकट में प्रयोग कर लिया जाता है। यानी एक का नाम लिख दिया गया, जैसे राकेश शर्मा। ठीक है, अब उसके बाद एट अल, एट अल, इसका मतलब क्या है, राकेश शर्मा और उनके साथ और भी लोग। ठीक, फिर देखिए अगला क्या है, वाइड है। इसका उपयोग देखिए अकादमिक लेखन में किस लिए होता है, संदर्भ के लिए किया जाता है, अर्थात पुस्तकों में पाठकों को अधिक जानकारी के लिए किसी विशेष स्रोत का संदर्भ लेने के लिए कहा जाता है। यानी कोई चीज लिखी गई है और पाठक जो है उनको इसका संदर्भ चाहिए, विशेष रूप से संदर्भ देखना है, तो उसके लिए वाइड लिख दिया जाता है और फिर वहां पे संदर्भ दे दिया जाता है। तो वो जो पाठक है उसकी संदर्भ को वहां से जाके और अच्छे तरीके से देख लेता है, पढ़ लेता है। ठीक है, तो उसके लिए इतना लिखने के बजाय क्या लिख दिया जाता है, वाइड लिख दिया जाता है। ठीक, अगला देखिए क्या है, एंड है। इसका उपयोग भी देखिए क्या एकेडमिक लेखन में क्या किया जाता है, पहले शब्द के लिए किया जाता है। यानी इसको पहले बताने के लिए, इससे बता दिया जाता है कि पहले, अर्थात यह इंगित करता है कि उद्धृत स्रोत उसी कार्य में पहले हुआ था। यानी ये बता दिया जाता है कि इसका उपयोग उसी कार्य में पहले हो चुका है। ठीक, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, बिफोर।
अगला देखिए क्या है, अगला जो शॉर्ट टर्म है वो है FN। FN का फुल फॉर्म क्या होता है, फुट नोट, यानी हिंदी में पाद टिप्पण। इसका भी उपयोग देखिए क्या किया जाता है, किस लिए, कि एक डॉक्यूमेंट में फुट नोट पेज के बिल्कुल अंत में या पेज के निचले भाग में एक संक्षिप्त नोट में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, एक फुट नोट सदैव फूटर में प्रदर्शित होता है। जब आप कभी देखेंगे किसी किताब में कोई चीज लिखा रहता है तो उसके नीचे इस तरह से नीचे कुछ छोटे छोटे चीजें लिखी रहती हैं। ठीक है, यानी उस पूरे पैराग्राफ में, पूरे पेज में जो महत्वपूर्ण चीजें लिखी रहती हैं उसके बारे में कुछ ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जिसको यहाँ पर नीचे डिस्क्राइब कर दिया जाता है। ये होता है फुट नोट। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है, अगला देखिए है CF। इसका देखिए क्या होता है, इसका उपयोग एकेडमिक लेखन में मुख्य रूप से फुट नोट्स या एंड नोट्स में पाठकों को उन कार्यों की ओर निर्देशित करने के लिए किया जाता है जिन्हें लेखक हाथ में काम की तुलना में संदर्भित करने की अनुशंसा करता है। ठीक है, यानी इसका उपयोग कब किया जाएगा, किसी पाठक के कार्य को निर्देशित करने के लिए, जब लेखक कहे कि यह काम उनके हाथ की तुलना में किसी दूसरे जगह से संदर्भित किया गया है। ठीक है, उसकी अनुशंसा करता है। ठीक है, देखिए लैटिन शब्द कन्फर का संचित रूप है, यानी लैटिन शब्द कन्फर है, उसी का शॉर्ट टर्म क्या है, CF। इसमें यह बता दिया जाता है कि लेखक ने यह काम अपने हाथ से करने की बजाय किसी दूसरे के रेफरेंस से किया है। ठीक, और देखिए कन्फर शब्द का क्या है, तुलना करना होता है, यानी अपने हाथ से करने की बजाय उससे किया गया है, यानी उससे तुलना। और देखिए अगला क्या है, ए प्रायरी। यह भी देखिए क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका अर्थ होता है जो पहले आता है, यानी इसका उपयोग, अर्थ क्या हो गया, जो पहले आता है। इसका उपयोग लेखन में संभवतः के लिए किया जाता है। यह ज्ञान को स्वीकार करने का एक दृष्टिकोण है क्योंकि लोग इस पर सहमत हो गए हैं। ठीक है, जैसे यह बताता है कि यह चीज हो चुकी है और लोग इस पर सहमत भी हैं। ठीक है, संभवतः। ठीक है, जैसे देखिए उसका उदाहरण क्या है कि बाहर ठंड है, आपको ठंड लग रही होगी, यानी ये बताता है कि ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ हो रहा है जिसका प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ रहा हो, यानी इस चीज में जो चीज बताई गई है संभवतः आपको समझ में आ गई होगी। सब चीजों को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। इस एग्जाम में तो आपके उपयोग आएगा ही आएगा, जिन लोगों का एग्जाम बचा हुआ है। उसके बाद दिसंबर वाले एग्जाम के लिए ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए बस यहीं तक। अब अगली वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक, नए टर्म्स के साथ।